आप सभी को प्रेम शंकर गुर्जर का नमस्कार। पिछले 4-5 दिन से मैं वीडियो नहीं बना पाया, उसका मुझे खेद है। लेकिन एक मूवमेंट चल रहा है, उसमें मैं थोड़ा एंगेज हो गया था, और वो मूवमेंट है जंतर मंतर पर और कॉकरोच जनता पार्टी, जो कि कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बस उसका नाम पार्टी रखा गया है फिलहाल अभी तक। तो ये वीडियो कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, किसी प्रकार से पहले से निर्धारित नहीं है। मैं अपने भावों की अभिव्यक्ति करूँगा और आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। एक लेखक होने के नाते, एक पत्रिका का संपादक होने के नाते मैं अपनी बात आप लोगों से शेयर करूँगा। तो जल्दी मुझे नहीं है किसी भी बात की कहने की, कोई चीज़ का कहने की जल्दी नहीं है, लेकिन मेरे अंदर बहुत गहराई तक एक बेचैनी जो है भरी हुई है। उस बेचैनी को आप लोगों से शेयर करूँगा तो शायद मुझे शांति मिलेगी, मुझे लगेगा कि मैंने अपनी बात कहीं रखी है। निर्णय आपका है, उस पर मैं इतना गहराई में नहीं जाऊँगा। तो सीधी बात स्टार्ट करते हैं। अभी इन दिनों हालात क्या चल रहे हैं? वैसे तो मैं जिस पद पे हूँ उस पद के हिसाब से मुझे किसी प्रकार की राजनीतिक ओपिनियन देने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन उस पद से अलग हटके मैं एक पत्रिका का संपादक हूँ, मैं एक देश का आम नागरिक हूँ, मैं एक उपन्यासकार हूँ, एक लेखक हूँ, एक कहानीकार हूँ, और सबसे बड़ी बात, मैं एक किसान का बेटा हूँ। मेरे आज भी खेत में मक्की बोई हुई है, उसको देखने जाना है, करना है। आज भी खेती से जुड़ा हुआ हूँ मैं। और उससे भी बढ़कर मैं एक संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचने वाला युवा, तो क्या कहूँ, अब मैं मध्यम आयु का जैन जी तो मैं नहीं हूँ, लेकिन जैन जी को देख के बहुत मन खुश होता है कि मैं तो नहीं आ सका, कुछ हिम्मत नहीं कर सका। मैं बहुत अफसोस है इस बात का, और बहुत सारी मन में तकलीफ़ें भरी हुई है। आप लोगों से धीरे धीरे शेयर करूँगा मैं, लेकिन इस नई जनरेशन को मैं सलाम करता हूँ, इसको प्रणाम करता हूँ कि इस जनरेशन ने जो आवाज़ उठाई है, उस आवाज़ को मैं उसकी कद्र करता हूँ। सबसे ज़्यादा दुख मेरे को अभी जो आंदोलन चल रहा है उसमें सरकार से ज़्यादा दुख किस बात का हो रहा है? जब मैं बाहर जाता हूँ, लोगों से बातचीत करता हूँ, तो उनको पता भी नहीं है हकीकत क्या है। जो चीज़ उनको मीडिया में दिखाई जा रही है, टीवी मीडिया में, सोशल मीडिया तो किसी के कंट्रोल में है नहीं, डिसेंट्रलाइज है, लेकिन टीवी मीडिया तो कंट्रोल में है, और किसी के न किसी के तो कंट्रोल में है। और कोई चीज़ अगर किसी के कंट्रोल में है तो वो व्यक्ति अपने हित के लिए उस चीज़ का उपयोग करेगा। सामान्य सी बात है, कोई भी समझ सकता है। तो वो व्यक्ति जो टीवी मीडिया है, किसी का नाम ही नहीं ले रहा हूँ मैं, किसी को बस बिना नाम लिए अपनी बात समझा रहा हूँ आप लोगों को, कि आप लोग जो विश्वास करते हैं ना, उसको बहुत सोच समझ के विश्वास किया कीजिए। आप टीवी पे देखते हैं या कोई व्यक्ति कोई बात बताता है तो उसको पहले तथ्यों को जांचिए, परखिए, और उसके बाद उसकी बातों पे यकीन कीजिए। जैसे अभी वो जुमला नहीं चला था व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान, थोड़े दिन चला था, अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान फेल हो चुका है। तो गहराई में जाने का प्रयास कीजिए किसी भी चीज़ में। मेरी बात चलती रहेगी, कोई टॉपिक आता रहेगा, लेकिन फ़िलहाल जो मैं पिछले 4-5 दिन से जो आंदोलन देख रहा हूँ, बहुत इच्छा हुई वीडियो बनाऊँ, ये करूँ वो करूँ, लेकिन कहीं न कहीं मैं अपनी नौकरी, अपने दायित्वों से भी बंधा हुआ हूँ। मैं
शिक्षा विभाग में प्रिंसिपल हूँ और एक उससे ज़्यादा बढ़कर एक जिम्मेदार नागरिक हूँ। इसलिए मैं बार बार ये सोचता हूँ कि कहीं मेरी बात किसी को बुरी नहीं लगे, मेरी बात से किसी को तकलीफ़ नहीं हो, मेरे जो भावा अभिव्यक्ति है उसको मैं बहुत सोने की तरह तपा तपा कर फिर सामने रखूं, कच्चे भावों को आप लोगों के सामने नहीं रखूं। ये मेरा प्रयास रहता है। इस वजह से बहुत लेट हो जाता हूं। मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा सोच रहा हूं उसके बाद कि करूं कि नहीं करूं, बोलूं कि नहीं बोलूं, लेकिन अंत में बिना बोले रहा नहीं जाता है, क्योंकि अंदर जो भाव भरे हुए हैं वो निकलने का प्रयास करते हैं। तो ये मेरे सिर्फ भावों की अभिव्यक्ति है और ये मेरे निजी विचार हैं, और मुझे विचार या मेरे अभिव्यक्ति है, विचार रखने की, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। तो मुझे लगता है कि मुझे अपने विचार रखने चाहिए। जब एक लेखक अपने विचार नहीं रखेगा, एक लेखक निर्भीक होकर अगर नहीं बोलेगा, तो समाज को दिशा कौन देगा। मैं सच बताऊं ईमानदारी से, तो आज पहली बार आप लोगों के सामने इस बात को स्वीकार करता हूं कि एक लेखक होने के बाद भी, एक उपन्यासकार होने के बाद भी आज मैं एक डरा हुआ इंसान हूं। अपनी बात खुलकर नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि हमारे चारों तरफ नफरत फैली हुई है। पता नहीं कब कौन घात कर जाए, पता नहीं कब कौन हमला कर जाए, ऐसा वातावरण हमारे चारों तरफ बना हुआ है। आप लोग ठंडे दिमाग से इस बात को गौर करना कि मैं लाचार हूँ, बोल नहीं सकता, जो बोलना चाहता हूँ वो नहीं बोल सकता, और मेरी लाचारी का कारण है ये गुंडागर्दी। और इस गुंडागर्दी जो अभी मैं बताऊँगा इस पे आपको विस्तार से, कि अभी आज का जो माहौल चल रहा है पिछले कुछ सालों से, न मैं किसी सरकार की बात कर रहा हूँ, मैं सीधे बात कर रहा हूँ आम लोगों से, इस देश की जनता से बात कर रहा हूँ। आप ही के बीच में से उठ के मैं यहाँ तक आया हूँ और आप ही लोगों से मैं बातचीत करना चाहता हूँ कि क्या गलत हो रहा है अभी। जब तक कोई एक लेखक या एक आम आदमी सच्चाई बोलने से डरेगा, तब तक समझ लेना कि ये जनता का शासन नहीं है। तो मुझे वो फील नहीं आ रही है कि जनता का शासन है यहाँ पर। मैं ही नहीं बोल पा रहा हूँ। आप समझिए, राजपत्रित अधिकारी होने के बाद भी, एक उपन्यासकार होने के बाद भी, एक कहानीकार होने के बाद भी, एक पत्रिका का संपादक होने के बाद भी मुझे पता है कि मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। एक मिनट में चाहे तो ये जो गुंडे हैं वो एक मिनट में जमा कर सकते हैं। ये जो डर है, ये डर हट जाना चाहिए। इस देश में हर आदमी का ये डर निकल जाना चाहिए। पुलिस जो है उसका मैं किसी प्रकार से मतलब उनको नीचा नहीं दिखाना चाह रहा हूँ, लेकिन बहुत अच्छे पुलिस वाले भी हैं, ईमानदारी से नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो गुंडागिर्दी करते हैं, गुंडे हैं बहुत सारे। तो ऐसा नहीं है कि भाई पुलिस वाले सब मेरे पीछे पड़ जाएं, क्योंकि मैं आज देखिए माहौल ऐसा हो गया है कि मैं गुंडे को गुंडा कहने से डरता हूं। गुंडे को गुंडा नहीं बोल सकता, क्योंकि वो गुंडा है, वो मुझे कभी भी मार सकता है। ये माहौल है इस देश में अभी। और पुलिस क्या करती है? गुंडों का साथ देती है, क्योंकि वो ऑलरेडी गुंडे हैं। तो एक मन में, एक अंदर गहराई में बहुत तकलीफ होती है मेरे को इस बात की कि ये क्या माहौल कर रखा है इस देश का। कभी आज दिन तक मैं किसी पार्टी के पक्ष में न विपक्ष में बोला हूँ, कभी नहीं बोला। मैंने लिखा है, सिर्फ मेरे लिखने पे ध्यान रखा है, मेरे सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ध्यान रखा है। मैंने सिर्फ मैं क्या सोचता हूँ, सेल्फ कॉन्शियसनेस पे ध्यान रखा है, आत्मज्ञान पे ध्यान रखा है। मैंने किताबें पढ़ी है, बस उस पर ध्यान रखा है। बाहर क्या हो रहा है मैंने यही सोचा कि वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, और उस चीज़ से मैं हमेशा दूर रहा हूँ। उसके बावजूद भी आज अगर मैं डरा हुआ हूँ, आज मैं खुलकर नहीं बोल सकता हूँ, तो उसकी वजह आप लोग हैं, जनता है, और कोई दूसरा नहीं है। आप इस बात को बुरा लगेगा, आपको किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, आम जनता को अच्छा नहीं लगेगा ये बात,
लेकिन सच्चाई है, जब मैं नहीं रखूंगा तो कोई कौन, दूसरा कौन क्या बोलेगा। तो जनता किस तरीके से दोषी है इसको मैं समझाता हूँ। आप लोगों को लग रहा होगा कि हम कैसे दोषी हैं, तो आपको समझाता हूँ मैं। होता क्या है कि हम जो देखते हैं, सुनते हैं या पढ़ते हैं वही हम मानते हैं। तो आप लोग जो नरेटिव, जो कहानियाँ मीडिया पे देखते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया में, उसी को आप सच मानते हैं। तो एक तो मीडिया के प्रति जो मेरा गुस्सा है, इसीलिए तो मैंने हरावल पत्रिका शुरू की। मेरे को इससे कोई आर्थिक नहीं चाहिए, मैं आर्थिक पत्रिका है ही नहीं है, और भविष्य में इसको बहुत जल्दी मैं डिसेंट्रलाइज कर दूंगा। मेरा ये मानना है कि सेंट्रलाइजेशन जो है, केंद्रीकरण जो है, वो सारी समस्याओं की फिलहाल जड़ है। जबकि आइडियोलॉजी के हिसाब से प्रजातंत्र या लोकतंत्र एक डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट है। उसके अंदर सेंट्रलाइजेशन, अगर कोई सरकार है, कोई मीडिया है, कोई एजुकेशनल निदेशालय डायरेक्टर है, अगर वो सेंट्रलाइजेशन उसका अगर करने का प्रयास कर रहा है, तो सबसे पहले ये उसके विपरीत आइडियोलॉजी है, उसके खिलाफ विचारधारा है। तो कभी भी वो सक्सेस प्रजातंत्र नहीं हो सकता है। तो मेरा ये मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, विकेंद्रीकृत या विकेंद्रीकरण होना चाहिए सारे सब चीज़ों में। केंद्रीकरण ही समस्या की जड़ है। आप गहराई से समझना, किसी ने अभी तक इस पॉइंट पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन मेरे को ध्यान है। मैंने बहुत चिंतन करता हूँ मैं, और हर चीज़ पे चिंतन करने के बाद, बहुत विचार, गहराई से विचार करने के बाद समस्या ही सामने नहीं रखता हूँ। समस्या का समाधान मुझे जो लगता है कि यार ये समस्या चल रही है, तो इसका क्या समाधान हो सकता है माफ़ करना। तो इन समस्याओं का समाधान सोचता हूँ मैं। कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ आप लोगों से। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई लाइक नहीं चाहिए, कोई कमेंट नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ अपने भावों की अभिव्यक्ति रख रहा हूँ ताकि मैं इन भावों से आज़ाद हो जाऊँ। ये मेरे को बार बार सताए नहीं कि तूने सोचा तो है पर बोला क्यों नहीं, तूने बाहर क्यों नहीं किया, आउटपुट क्यों नहीं दिया। इस दुनिया में अभी मेरा अस्तित्व है, या मैं जो है यहाँ पर अभी ज़िंदा हूँ, तो ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ और उनको डाल देता हूँ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, ताकि वो एक मेरा बच्चा भी अगर बड़ा होकर देखे तो कल को वो मुझे नहीं कह सकता है, कल वो मुझे नहीं बोले कि पापा जब वक्त अंधेरे का था उस समय आपने उजाले का एक दिया तो जलाया होता। चारों तरफ जब अंधेरे का तूफान था, अंधेरे का वक्त था, उस समय आपने क्या किया? एक दिया तो आपने जला दिया होता तूफान में, चाहे वो बुझ जाता, लेकिन आपने जलाया ही नहीं। और उसकी नज़र में अच्छा बनने के लिए किसी की नज़र में नहीं कर रहा हूँ, बस मेरे अंदर के भावों की अभिव्यक्ति है जो कर रहा हूँ। तो पिछले कुछ समय से ये दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है उसकी तो बात करेंगे, क्योंकि वो मैं बराबर देख रहा हूँ उसको। एजुकेशन पर भी मेरे को बात करने का मन कर रहा है, क्योंकि मैं एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ, और एजुकेशन या उसकी बदौलत ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो जब इसकी बात चल रही है तो मुझे भी इसके संदर्भ में मैं क्या सोचता हूँ वो बात करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि ये एजुकेशन सिस्टम है ना, ये अभी कोलैप्स है, ठीक है। अभी एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल यूँ समझिए कि एक भिखारी होता है ना, भिखारी, उसके से हालात हैं, और उसको करने वाला कौन है? आप लोग हैं। मैं किसी सरकार को दोष दे ही नहीं रहा हूँ, आम जनता से बात कर रहा हूँ। और आप लोग कैसे कर रहे हैं इसको कोलैप्स? आप लोग, आम जनता। अभी मैंने एक जगह देखा, एक स्कूल में गांव के लोगों ने घुसकर, अभी उदयपुर की घटना है, एक शिक्षक की पिटाई कर दी। छोटी सी कोई बात होगी उस पर, लोगों ने कूट कर उसको पीट दिया और उसकी रील बनाई, और रील बना बना कर सोशल मीडिया पर वायरल की उसको कि ये क्या है? आप सोचो इसमें ये क्या है? ये
ओछे लोगों की, गुंडे लोगों की गुंडई मानसिकता है, और ये गुंडई मानसिकता हमारे समाज में फैल गई है। मेरे को आज इस बात की तकलीफ है कि मैं इस पद पे पहुंचा हूं, मेहनत करके यहाँ तक पहुंचा हूं, लेकिन मेरे से ज़्यादा सम्मान उन गुंडों का होता है जो गुंडागिर्दी करते हैं। और उनका सम्मान कौन कर रहे हैं? आप लोग कर रहे हैं, और कौन कर रहा है? जनता कर रही है। अरे आप डरते हो उनसे, मैं भी डरता हूँ, सब डरते हैं, हम डरते हैं, इसलिए हम सम्मान करते हैं। मानता हूँ कि आप डरते हैं, लेकिन कब तक डरते रहेंगे आप? मर जाएंगे एक दिन, आप चले जाएंगे यहाँ से, मैं भी चला जाऊँगा, कुछ नहीं बचेगा, राख हो जाएंगे हम सभी, और आप पूरी ज़िंदगी डर डर के जीते रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लड़ पड़ो किसी से, लेकिन वैचारिक विरोध तो कर सकते हो, सही को सही और गलत को गलत तो बोल सकते हो आप। गुंडे को गुंडा तो बोल सकते हो आप, नहीं बोल सकते हो आप। ईमानदारी से कह रहा हूँ, किसी की हिम्मत नहीं होती है उसको गुंडे को गुंडा बोलने की। पगड़ी और सापा पहनाया जाता है गुंडों को, समाज में सम्मान दिया जाता है, और आपके अंदर ये मानसिकता पता नहीं कैसे आ गई है। क्या अभी साहित्य ठीक से नहीं लिखा जा रहा है? क्या ईमानदारी और सत्यनिष्ठा और मेहनत का सम्मान नहीं हो रहा है? और इसका दोष मैं साहित्यकारों को भी देता हूँ जो साहित्यकार हैं। मैं साहित्यकार हूँ और उसके नाते मैं उनको इस बात का, उनको भी मैं दोष देता हूँ। मेरे पूरे वीडियो में आप किसी को न किसी को, हर चीज़ पे, हर मुद्दे पे मैं बात करूँगा। साहित्यकारों को इस बात का दोष देता हूँ कि मेरी तरह सब डर गए हैं, सब डरे हुए हैं, या फिर किसी से मिले हुए हैं, या किसी तरफ झुके हुए हैं। मैं किसी तरफ नहीं झुका हुआ हूँ, किसी पार्टी की तरफ मेरा कोई विचार नहीं है। जो अच्छा करेगा उसके साथ अच्छा है, जो बुरा करेगा उसको बुरा कहूँगा, जो अच्छा करेगा उसको अच्छा कहूँगा। यही तो है निष्पक्षता, तटस्थता। तो साहित्यकारों से गुस्सा इसलिए हूँ मैं कि ये समाज जो है अभी इस वक्त भटक चुका है, आप समझ नहीं रहे हैं। और एक आज से 100 साल पहले क्या साहित्य लिखा जाता था, क्या साहित्य पढ़ा जाता था? साहित्य से क्रांति होती थी, समाज में वैचारिक बदलाव आता था। आज साहित्यकार क्या साहित्य लिख रहे हैं? मेरा तो कुछ भी पढ़ने का मन नहीं करता है। साहित्यकार एक इकोसिस्टम में घुस गए हैं। कोई बीजेपी का समर्थन कर रहा है, कोई कांग्रेस का समर्थन कर रहा है, कोई क्रांतिकारी बात कर रहा है तो उसको किसी और से जोड़ दिया जा रहा है। हर चीज़ को हर चीज़ से जोड़ा जा रहा है। मुझे भी किसी न किसी चीज़ से जोड़ा जाएगा, इसलिए मैं अपना नाम बोलने से भी डरता हूँ। नाम, जाति, धर्म, किसी न किसी चीज़ से आइडेंटिफाई किया जाता है। मेरे को आइडेंटिफाई नहीं करना है आपको। मैं अपने अंतर के भावों की अभिव्यक्ति कर रहा हूँ, आत्मा अभिव्यक्ति कर रहा हूँ। तो आत्मा की कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, समझने का प्रयास करना। जो साहित्यकार है आज के समय, जो साहित्य लिख रहे हैं, उनसे दो टूक शब्दों में कहूँगा। जो यूनिवर्सिटी में बड़े बड़े प्रोफेसर बैठे हैं, वो सिर्फ एक इकोसिस्टम चला रहे हैं, कुछ नहीं है। वो बस फ़ोटो खिंचाते हैं, जाते हैं, बात करते हैं, कोई आता नहीं है, उनकी कोई बात सुनता नहीं है। बहुत भारी भारी बात करते हैं, अपने आप को महान दिखाते हैं, भारी भारी शब्दों का प्रयोग करते हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। ये अहंकार से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तुलसीदास जी को देखो, उन्होंने कहा कि मेरे समान कोई मौसम, मेरे समान कोई पापी नहीं है, कोई अपराधी नहीं है। और भगवान राम के लिए लिखा कि आपके समान कोई नहीं है। इतने बड़े साहित्यकार तुलसीदास जी, जिनकी एक कृति को, रामचरितमानस को घर घर में पूजा जाता है, ऐसे साहित्यकार कभी अभिमान नहीं किया उन्होंने, कभी अपने आप को किसी कॉन्फ्रेंस में, कोई सम्मेलन में नहीं गए वो। आज के ये जो साहित्यकार हैं, ये साहित्यकार दिखावे के लिए जी रहे हैं, दिखावे के लिए लिख रहे हैं और दिखावे की ज़िंदगी जी रहे हैं। थोड़े दिन मैं भी इस माया जाल में उलझा था। मेरी किताबें चली नहीं थी तो मुझे लगा कि यार आज का समय तो शो ऑफ का है, दिखावे का समय है।
फिर मुझे लगा कि क्यों चलनी क्यों है, मुझे मेरी मेरी ये सोच ही क्यों है कि मेरी किताबें चली नहीं। मैंने लिख दिया, मेरा काम ख़त्म हो गया, चले नहीं चले ये इनका काम है, मेरा काम नहीं है, मुझे आगे बढ़ना है। तब जाके मेरे को ये आत्मज्ञान हुआ, तब जाके मैं इन सब चीज़ों से मुक्त हुआ। वरना पहले मेरे दिमाग में भी यही आता था कि यार फिलोसोफर स्टोन जब मैंने लिखा था ना, पारस पत्थर मेरा पहला उपन्यास, उस समय मुझे लगता था कि मेरा ये उपन्यास टॉप पे जाएगा, है बेस्ट सेलर सूची में नाम आएगा। फिर थोड़े टाइम तक देखता रहा, कुछ भी नहीं आया, तो मुझे लगा कि यार कुछ दम का नहीं लिखा, उसमें तो आना चाहिए था। कौन कौन आ रहे हैं, ये लोग आ रहे हैं, ये क्या लिख रहे हैं, वो क्या लिख रहे हैं, मैं क्या लिखूं, मैं भी ऐसे लिखूं, वहाँ आ जाऊं, ये करूं वो। ये एक माया जाल है जिसमें मैं उलझ गया था, और आज का साहित्यकार इसी माया जाल में उलझा हुआ है। मैंने एक कहानी लिखी थी, जानवर अधिकार, हंस पत्रिका में भेजी। उस कहानी को राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया उस कहानी के लिए, और जानवरों के अधिकारों की बात की गई मैंने उस कहानी में, लेकिन हंस पत्रिका ने उस कहानी को नहीं छापा, क्योंकि ये नया नाम था, कोई जानता ही नहीं है प्रेम शंकर गुर्जर कौन है, क्या कहानियां लिख रहा है, क्या नहीं लिख रहा है, कोई नहीं जानता है। तो मुझे किसी बात की तकलीफ ही नहीं हुई ना, इस बात का दुख भी नहीं हुआ। हंस पत्रिका ही कोई इस देश की सर्वश्रेष्ठ पत्रिका नहीं है, हंस पत्रिका कुछ भी नहीं है, कोई नहीं पढ़ता है। मैं भी 2-3 बार लाया उसको और बोर हो गया देख देख के। कुछ भी नहीं है, कुछ साहित्य ऐसा नहीं है, मेरे को कोई ऐसी किताब नहीं है जिसकी तरफ मैं खींचा चला जाऊं। बस मैं, जैसे एक समय था जब चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री जी लिखते थे, उस समय चंद्रकांता को पढ़ने के लिए लोगों के अंदर क्रेज़ था, वो क्रेज़ ख़त्म हो गया है। और आज के साहित्यकार या लेखक इस बात को दोष देते हैं कि ये मोबाइल की वजह से हुआ है, कोई पढ़ता नहीं है। अरे अच्छी किताब हो तो मैं अट्रैक्ट हूँ, मैं उसको पढूं, मैं आप लोगों से शेयर करूँ कि वाह क्या किताब है। कोई क्रांतिकारी विचार नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि लोग, जनता का साहित्य कोई नहीं लिख रहा है, कोई जन साहित्य नहीं लिखा जा रहा है आज के समय में। विश्वविद्यालय का साहित्य लिखा जा रहा है, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सब चला रहे हैं, सब कर रहे हैं वो। तो ये हिंदी साहित्य की दुर्गति है। कोई नाम नहीं दिखाई दे रहा है मुझे आज के समय में। क्या सारे साहित्यकार, हिंदी साहित्य के साहित्यकार सारे किसी माया जाल में उलझे हुए हैं? क्या सारे कहानीकार किसी माया जाल में उलझे हुए हैं? और अगर मेरे संज्ञान में नहीं है और लिख रहे हैं तो मैं उनको बधाई देता हूँ। मेरा ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ नहीं है, लेकिन कुछ सवाल है जो मुझे लगे मैंने आप लोगों से पूछे हैं, वरना साहित्यकार कोई छोटी चीज़ नहीं होती है। जिस तरह से इस सृष्टि का सृजन या क्रिएशन हुआ है किसी एक उस व्यक्तित्व के द्वारा, उस ईश्वर के द्वारा, उसी तरह से साहित्यकार एक क्रिएशन करता है, एक सृजन करता है, अपनी एक दुनिया बनाता है। तो वो साहित्यकार अगर हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं, और हैं तो उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरे तक भी पहुंच जाएंगे, वो आम जनता तक पहुंच जाएंगे। मैंने किताबें लिखी है तो मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े दिन मैंने प्रचार भी किया, लेकिन फिर लगा ठीक है ना यार, मेरे बताने मैंने कहा था अरे इसको खरीदो, अमेज़न से खरीदो, फ्लिपकार्ट से रिव्यू दो, ये करो वो करो, किसी ने नहीं खरीदी। तो दुख भी नहीं है, थोड़े दिन दुख भी हुआ था कि यार कोई खरीद ही नहीं रहा है यार, बहुत कम सेलिंग हो रही है और इनकम तो बिल्कुल नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं है। थोड़े दिन लगा, लेकिन उससे ऊपर उठ गया हूँ अब मैं। अब मुझे लगा कि यार लिखने से काम नहीं चलेगा, अब डिजिटल साहित्य का समय आ गया है। तो डिजिटल साहित्य, ये मेरी डिजिटल डायरी है, ये चैनल यूट्यूब का मेरी डिजिटल डायरी है, मेरी लाइफ की डिजिटल। तो डिजिटल का समय आ गया, तो अब कलम चलाने के बजाय अब डिजिटली साहित्यकारों को आना चाहिए। तो इसी क्रम में मैंने अपनी एक आत्मकथा 36 का आंकड़ा, पहली हिंदी साहित्य की ऐसी आत्मकथा है जिसको पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने के बजाय मुझे लगा कि पुस्तकें कोई ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, ठीक है, कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, और पढ़ने वढ़ने का हिसाब, वो सब हिसाब किताब, वो भी एक माया जाल है। उससे भी निकल कर फिर मुझे लगा कि यार जब आएगी तब आएगी, वो लगभग तैयार है, लेकिन मुझे डिजिटली बात करनी चाहिए ना, अपनी आत्मकथा में लिखूं, उससे तो बढ़िया मैं आप लोगों से शेयर ही कर दूं। तो इसके लिए मैंने 36 का आंकड़ा एपिसोड में प्रकाशित की है। उसका पहला एपिसोड और दूसरा एपिसोड मैं यूट्यूब पे डाल चुका हूँ, 36 का आंकड़ा।
लगभग 1 घंटे की वीडियो हैं, हर एपिसोड 1 घंटे का है और ये चलती रहेगी। कहाँ तक चलेगी? अभी तक चलेगी, आज तक चलेगी, जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ वहाँ तक चलेगी। आप लोगों का इंटरेस्ट हो तो देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप जाके उसको देखिए, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि साहित्यकार को समय के साथ चलना चाहिए, समय की बात बोलनी चाहिए। फिर मैं बात साहित्यकार की निकाल कर वापस वहीं पर पहुंचता हूं कि मैं एक साहित्यकार होने के नाते क्यों डरा हुआ हूं। मैं इसलिए डरा हुआ हूं कि ये गुंडा राज चल रहा है अभी, और इस गुंडा राज कोई अगर किसी के खिलाफ, किसी विचारधारा के खिलाफ बोलेगा तो कुछ गुंडे आएंगे, उसको डराएंगे, धमकाएंगे। और आपको और गहरे से बता दूं कि मैं गुज्जर हूं, किसी से नहीं डरता हूं मैं, लेकिन इसलिए डरा हुआ हूं क्योंकि मैं परिवार वाला हूं। परिवार है, बच्चा है, बीवी है, वाइफ है। मेरे किसी भी एक अग्रेसिव या मेरे एक गुस्से से या फिर मेरे एक बयान से अगर मेरे परिवार को तकलीफ होती है, हुई है कभी, मेरी आत्मकथा में बताऊंगा, हुई है। पूरी जेल में रात भर गुजार के आया हूँ। उस समय मेरी पत्नी को पुलिस वालों के पैर में गिरना पड़ा था। क्यों गिरना पड़ा उसको पुलिस वालों के पैरों में? क्यों मेरे को रात भर पुलिस वालों ने रखा? कभी और बात करेंगे, आत्मकथा में बात करूंगा, अभी मैं उस मुद्दे पर नहीं जाऊंगा। आज मैं इमोशनली अपने भावों की अभिव्यक्ति आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं, और जो जो टॉपिक मेरे को लग रहे हैं उस पर मैं बात करूंगा। तो फिलहाल मैं इतना ही कहूँगा, ज़्यादा लंबा भी नहीं करूँगा इस वीडियो को, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो भी हो जाए तो हो जाए, कोई बात नहीं। आप लोग देखें तो देखें, नहीं देखें तो मत देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। मेरा काम है अपने भावों की अभिव्यक्ति कर रहा, और वो मैं कर रहा हूँ। मेरा काम है लिखना, आप लोग पढ़े तो ठीक, नहीं पढ़े तो भी ठीक। मैं आप लोगों के लिए नहीं लिख रहा हूँ, किसी के लिए। मुझे बेस्ट सेलर नहीं बनना है। लेकिन तकलीफ यहाँ पर होती है कि ये समाज को हो क्या गया है, लोगों को क्या हो गया है। आप लोग गुंडों को मंच पर बिठा रहे हैं, आप लोग गुंडों को माला पहना रहे हैं, पगड़ी पहना रहे हैं, साफा पहना रहे हैं, वोट दे रहे हैं उनको, चुनाव लड़ा रहे हैं। तो होगा क्या? गुंडा समाज ही आपके सामने आएगा, और आज ये स्थिति आ गई है। गुंडा समाज आपके सामने आ गया है। तो आम जनता से मेरा रिक्वेस्ट है, अपील है, एक लेखक होने के नाते, कि आप लोग जो है गुंडा राज है या गुंडे हैं, आप लोग पहचान जाते हैं। आपको पता है कौन गुंडा है, आपको सब पता है। आम जनता कोई बेवकूफ़ नहीं है, बहुत समझदार है, लेकिन मजबूरी है उसकी कि हवा क्या चल रही है, उस हवा के हिसाब से चलती है जनता। लेकिन कोई तो विरोध करेगा, कोई तो। आम जनता में क्या सारे कायर हैं? कोई नहीं है। कोई ये बोलने वाला नहीं है कि ये गुंडा है, इसको मंच पे मत सम्मानित करो, ये गुंडा है, इसको समाज में मत इज्जत दो, ये पढ़ा लिखा है, इसको इज्जत दो। मैं पढ़ा हूँ, संघर्ष किया है, यहाँ तक पहुँचा हूँ। किसी ने आज दिन तक पगड़ी साफा मंच पे नहीं बुलाया, किसी ने सम्मान नहीं किया, और अब मेरा मन मर गया, मुझे चाहिए ही नहीं, किसी का सम्मान नहीं चाहिए। उसके लिए पैदा थोड़ी हुआ इस धरती पे। ये सम्मान अम्मान ये सब माया जाल है, ये टेम्परेरी है। ये आज मिल जाएंगे, कल मैं समाप्त हो जाऊंगा, कल कहीं नहीं रहेंगे ये सब। आज से 100 साल बाद आप में से कोई नहीं रहेगा, 50 साल बाद कोई जिंदा नहीं रहेगा, लेकिन ये वीडियो रहेगा, मेरी ये अभिव्यक्ति रहेगी। तो मेरा मन मर गया है, लोगों से भी मन मरता जा रहा है मेरा, कि ये क्या होता जा रहा है मेरा समाज। क्या ये देश मेरा भारत महान है? जो परंपरा, यहाँ की महानता की परंपरा है। अभी इन दिनों मैंने हाल ही में एक पुस्तक जो है अष्टावक्र जी के अष्टावक्र गीता, मैंने पढ़कर उसको रखा है बहुत गहराई से, और उस पर मैंने कुछ रील भी बनाई थी, कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की थी उसके पॉइंट। और अगली पुस्तक मैं भारत का, जब मैंने अष्टावक्र गीता पढ़ी तो मेरे मन को बहुत शांति मिली, और मैं आत्मज्ञान की तरफ बढ़ा। मुझे कुछ है ना कदम बहुत अच्छे लगे। तो इतना महान साहित्य भारत में लिखा गया, इतना महान परंपरा भारत की रही है, और ये अभी इस तरह की जनता के अंदर ये ऐसी मानसिकता क्यों आ गई है? ये ऐसी मानसिकता इसलिए आ गई है, मैंने शुरुआत में कहा था कि हम जो देखते हैं, हम जो सुनते हैं, और हम जो पढ़ते हैं,
उसको ही हम सच मानते हैं। अगर आप ये दुनिया देख रहे हैं तो ये दुनिया सच नहीं है। ये अष्टावक्र जी ने लिखा है, अद्वैतवाद यही बताता है कि ये दुनिया सच नहीं है, आप जो देख रहे हैं ये सब माया है। तो आप जो भी चीज़ देखते हैं इसका मतलब है ना, अद्वैतवाद एक ये भी बताता है कि आप किसी भी चीज़ को देखो तो ये जानने का प्रयास करो कि ये माया तो नहीं है। तो आप जो भी वीडियो देखते हो, ये ना मेन स्ट्रीम मीडिया ना, प्रॉब्लम क्या है इसकी मेरे को समझ नहीं आता है। अभी आंदोलन में उन बच्चों को ये मेन स्ट्रीम मीडिया आतंकवादी बता रही है, कभी कुछ बता रही है, और लोग उसको मान भी रहे हैं। और जब मैं बाहर जाता हूँ तो बहस भी करते हैं, तर्क भी करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है, वैसा है, वहाँ टीवी में बताया गया। और जो ये टीवी में मीडिया वाले हैं ना, इनको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, क्योंकि बड़ी बड़ी पार्टियां इनके सामने झुकती है। मीडिया है, जनता को संबोधित कर रहे हैं, जनता सब कुछ है, तो जनता से माफ करना, जनता से कनेक्टेड कौन है, जनता का ब्रेन वॉश कौन कर रहा है, जनता को कौन दिखा रहा है, मीडिया दिखा रहा है। तो वो मीडिया को बहुत हवा की तरह रखते हैं, उनकी कंपनियां खरीद लेते हैं, उनके ग्रुप खरीद लेते हैं। तो ये एक बात ध्यान रखना, इसका सॉल्यूशन भी बता देता हूँ कि ये जो मीडिया की प्रॉब्लम चल रही है ना, मेरे को बहुत मन दुखा। रावल पत्रिका इसीलिए शुरू की कि ऐसा है ना, लोकतंत्र का पिलर है, ये एक स्तंभ है, एक खंभा है जिसके ऊपर ये लोकतंत्र टिका हुआ है। और अभी 2-3 दिन पहले मेरे मन में ये ख्याल आया था कि अभी उस सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ मामला आया कि जज साहब ने कुछ है ना, कोई मुद्दा था उसको डिनाई कर दिया, उसके ऊपर अभी बात नहीं करेंगे। लेकिन है ना, लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं। अगर 4 में से अभी हालात ये हैं, इसीलिए तकलीफ हो रही है कि लगभग 3 स्तंभ जर्जर अवस्था में है। और अगर जब तक 3 स्तंभ जर्जर में, तो आप समझ लो कोई बिल्डिंग कैसे टिक सकती है। ये जनता ने टिका रखी है, जनता को आगे आना होगा, ये जनता ही सब कुछ कर सकती है। तो आप लोगों से मेरी विनम्र अपील है कि आप मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन एक बार विचार जरूर करना कि ये समाज में चल क्या रहा है। आप किसी ने कार खरीदी और बड़ी कार में आ रहा है तो आप उसको बड़ा सम्मान दे रहे हैं, ये देखा है मैंने। कोई मोटरसाइकिल पे आ रहा है, मैं मोटरसाइकिल पे भी जाता हूँ, अभी गांव जाता हूँ मोटरसाइकिल पे आ जाता हूँ गांव जाके वापस। क्या कोई मोटरसाइकिल पे बैठा है तो आप उसको कम सम्मान देंगे, कोई कार में बैठा है तो उसको ज़्यादा सम्मान देंगे? इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो सम्मान का, दूसरों को देने का, आप जब तक अपनी एनर्जी, अपना सम्मान, अपनी रेस्पेक्ट अच्छे लोगों को नहीं देंगे, तब तक कुछ भी नहीं बदल सकता है। चाहे कोई सिस्टम बदल दो, कुछ भी कर लो, कुछ भी नहीं बदल सकता है। जड़ क्या है? जड़ जनता है। और जब तक जनता नहीं बदलेगी तब तक कुछ नहीं बदलेगा। और जनता की मानसिकता कौन बदलेगा? मैं बदलूंगा, साहित्यकार बदलेगा, लेखक बदलेगा। लेखक चाहे तो क्या नहीं कर सकता है, साहित्यकार चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। लेकिन अभी माहौल ऐसा बना रखा है कि सब डरे हुए हैं। मैं डरा हुआ हूँ, दूसरों का तो मुझे नहीं पता। क्यों डरा हुआ हूँ ये भी आपको बता दिया, इसलिए डरा हुआ हूँ। अगर मेरे साथ कोई नहीं है, मेरा परिवार भी, मेरी जो पैतृक फैमिली है वो भी मेरे तमाशे देखने के लिए बैठी हुई है, वो भी मेरे साथ नहीं है। हकीकत है ये। क्योंकि वो, मैं यहाँ तक पहुँच गया तो वो सहन नहीं हो रहा है। ये बात मेरे को नहीं बोलनी चाहिए थी, लेकिन बोल दी तो बोल दी। जो फील है, अंदर की फीलिंग है, बोल दी। क्यों नहीं है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो भी मेरे साथ नहीं है। मैं अकेला हूँ, अकेला संघर्ष कर रहा हूँ, अकेला संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो अगर आज कल कुछ भी होता है तो कोई नहीं आएगा, सब तमाशा देखते हैं। सबको तमाशा देखने का शौक है, तमाशा देखने में बहुत मज़ा आता है। सड़क पे आप देखना, जनता की मानसिकता तमाशा देखने की है। ठीक है, कैसे? सड़क पे आप जा रहे हैं और 2 जनों के कुछ बहस हो गई तो आप देखना लाखों, हजारों, बहुत सारे लोगों की भीड़ वहाँ इकट्ठी हो जाएगी और देखने लगेंगी क्या तमाशा चल रहा है। ये मेंटेलिटी होती है, ह्यूमन नेचर है, मनुष्य का स्वभाव है तमाशा देखने का।
लेकिन फिर सवाल यही उठता है कि जब तक आम जनता, आम लोग आपकी मान्यता, आपकी धारणाएं, उनके ऊपर प्रश्न करता हूं मैं। धर्म में क्या है, बाबा लोग जो है ना वो बहुत सारे वो पहन के, मेरा भी एक समय मन हुआ था कि मैं भी कुछ माला वाला पहन के ना कुछ अच्छी ज्ञान की बातें करूं तो बहुत सारे लाइक मिलेंगे। फिर मुझे लगा कि यार मैं लाइक के लिए क्यों कर रहा हूं, उससे मिल क्या जाएगा, अल्टीमेट लास्ट में, अंत में, निष्कर्ष में क्या मिल जाएगा उससे कुछ भी नहीं, माया जाल है, बस उसमें उलझ जाऊंगा। तो जो लोग धर्म की माला या धर्म के नाम पर जो भी बात कहते हैं, तो आप आंखें बंद करके उसका भरोसा मत कीजिए। ईश्वर ने आपको विवेक दिया है, मस्तिष्क दिया है, स्वतंत्र सोच दी है, स्वतंत्र आइडेंटिटी दी है, आपको स्वतंत्र पहचान दी है, तो उसका प्रयोग कीजिए। सोचिए, अपना विवेक नाम की कोई चीज होती है हमारे अंदर जिससे हम निर्णय लेते हैं। आपको 1 किलो सोना और 1 किलो चांदी ऑफर की जाएगी और मैं कहूँगा कि आप चांदी ले लो, बहुत अच्छी सफ़ेद होती है, लेकिन आपके अंदर का एक विवेक होता है, वो ये डिसीजन करता है। विवेक क्या होता है, वो डिसीजन करता है कि नहीं यार ये बोल रहे हैं तो चांदी ले लेता हूँ। वो हो गई अंधभक्ति, बस चांदी सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन जब आपके अंदर का विवेक जगेगा, उसको लगेगा कि नहीं यार चांदी से ज़्यादा मूल्यवान सोना है, तब आप क्या लेंगे, सोना लेंगे। तो ये जो विवेक है आपके अंदर, उसका प्रयोग कीजिए। सही को सही और गलत को गलत बोलिए। सार निष्कर्ष यही है आम जनता के लिए कि आप जब तक अपने आप में बदलाव नहीं करेंगे, अपने विचारों में बदलाव नहीं करेंगे, जब तक आप सही को सही और गलत को गलत नहीं बोलेंगे, हिम्मत नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं सुधर सकता है। तो ये एक छोटा सा संदेश था मेरा आप लोगों के लिए, मेरी एक पर्सनल डायरी समझकर इसको मैं इस वीडियो को चैनल पे डाल दूंगा। कोई देखे तो देखे, नहीं देखे तो नहीं देखे, कोई बात नहीं। और अगर आपने अभी तक देखा है तो कमेंट करके बताना। कमेंट से भी मुझे यूँ पता चलेगा कि हाँ कोई तो देख रहा है। एक भी बंदा देखेगा, एक भी कोई व्यक्ति देखेगा तो लगेगा कि वाह यार मेरा इतना प्रयास किसी एक व्यक्ति के जीवन में कुछ तो परिवर्तन ला रहा है। तो एक उसका एक ये भी एक अपने आप में माया जाल ही है ना, ठीक है। देखे, कमेंट करे, है ना, फॉलो करे, ये भी एक माया जाल है जिसमें मैं उलझता जा रहा हूँ। लेकिन मुझे इसमें भी नहीं उलझना है, मुझे सिर्फ अपनी बात कह के और वीडियो को डाल देना है। तो हो सकता है अगर मेरी बात आपको कहीं झकझोरती हो, कहीं कुछ परेशान करती हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ये मेरे भावों की अभिव्यक्ति है और मुझे एक लेखक होने के नाते अपनी अभिव्यक्ति रखने का तो अधिकार है। तो शिक्षा की बात चल रही थी, तो इस पर भी हम और लंबी बात करेंगे क्योंकि एक वीडियो में सारी चीज़ें कवर नहीं हो सकती है। आज तो मैंने जो मेरे अंदर भाव भरे हुए थे, 4-5 दिन से वीडियो बनाया नहीं था, तो लगा कि जो मेरी फीलिंग है एक बार शेयर कर दूं। उसके बाद एजुकेशन के ऊपर, और ख़ास तौर से मेरा जो संबंध है वो उदयपुर मेवाड़ से है। तो मेरा एक सपना है कि मेवाड़ को वापस एजुकेशन में, वापस मतलब पहले तो इतना था नहीं तो मैं वापस नहीं बोल सकता, लेकिन पहले क्या था, मेवाड़ वीरता में नंबर 1 था। मैं उस मिट्टी में रोज़ नौकरी करने जाता हूँ जिस मिट्टी का नाम हल्दी घाटी है। उस घाटी में रोज़ जाता हूँ तो मेरे अंदर सनसनी सी आ जाती है। इस महाराणा प्रताप की वीर भूमि पर मैं बैठा हूँ, उनके इस माटी में मैंने जन्म लिया है, तो मेरे अंदर की जो वीरता है वो कहीं न कहीं खून में खोलती है कि ये क्या हो रहा है। तो आप लोगों से निवेदन है कि मेरा साथ दें, मेरे विज़न में मेरा साथ दें। अगर आपको लगे कि मेरा विज़न अच्छा है तो उसमें आप साथ तो दे सकते हैं, अच्छे का साथ तो दे सकते हैं। आप गुंडों का साथ देते हैं, आप माफिया का साथ देते हैं, मजबूरी में देते हैं, मुझे पता है। कोई भी अंदर गहराई से, अपने अंतर मन से कोई भी नहीं चाहता।
लेकिन मजबूरियाँ बहुत सारी होती है, मेरी भी मजबूरी है, कई मजबूरियों में मैं भी फंसा हुआ हूँ। तो हर व्यक्ति कहीं न कहीं मजबूरियों में फंसा होता है, लेकिन छोटा सा आपका है ना बटरफ्लाई इफेक्ट, एक बटरफ्लाई इफेक्ट एक ऐसी चीज़ है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने भी शायद बोला था कि एक आश्चर्य की बात है कि एक तितली अपने, साउथ अफ्रीका में अगर एक तितली अपने पंख फड़फड़ाएगी तो उसके पंख से जो निकली हुई हवा है वो हवा यहाँ पर इतनी दूर एक दिन तूफान का रूप ले सकती है। कितनी इंटरेस्टिंग बात है। तो आप अपने आप को कमज़ोर मत समझिए कि मेरे कर देने से क्या होगा, मेरे बोल देने से क्या होगा, मेरे साथ दे देने से क्या होगा। पहले मैं भी यही समझता था कि मेरे ये हालात के खिलाफ बोल देने से, परिस्थितियों पर बोल देने से क्या हो जाएगा, लेकिन मेरे अंदर का साहित्यकार, मेरे अंदर का लेखक मेरे को बार बार पिंच करता था कि किस बात का लेखक हुआ रे तू, क्या लिखेगा, फिर क्या साहित्य लिखेगा, धिक्कार है तुझ पे। अपने आप को लेखक कहता है, मैं तो लेखक कहता ही नहीं हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने कोई ऐसा महान साहित्य नहीं लिखा है। ये तो शुरुआत है कि मैं लिखना सीख रहा हूँ, लेकिन फिर भी इस दरमियान मैंने थोड़ा बहुत 3 उपन्यास 4 उपन्यास मेरे लिख चुका हूँ, आ चुके हैं। कहानियों को पुरस्कार मिला है। पुरस्कार कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, ये तो अभी कॉन्सेप्ट आया है। पहले कहाँ पुरस्कार उसकार ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ट सेलर वगैरह नहीं होता था। उस समय व्यक्ति डिस्ट्रैक्ट नहीं होता था, वो जो उसको लगता था वो लिखता था। तो मेरा विज़न ये है कि मेवाड़ को शिक्षा में नंबर 1 लाना है। यहाँ शिक्षा के अलावा पहाड़ हैं चारों तरफ, तो यहाँ के लोग, यहाँ की वीरता, और उस वीरता को मैं एजुकेशन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। और राजस्थान के लिए मेरा ये विज़न है कि राजस्थान को म्यूज़िक इंडस्ट्री में फ़िलहाल और फिल्म इंडस्ट्री में आगे लाना चाहता हूँ। और भारत के लिए मेरा ये विज़न है कि भारत के हर व्यक्ति को, भारत के हर व्यक्ति के अंदर सिर्फ एक चीज़ चाहता हूँ, वो है विवेक। जनता से, ये जनता के लिए अपील है कि आपके अंदर विवेक है, बस उसका प्रयोग करना है आपको कोई ज़्यादा भारी काम नहीं दे रहा हूँ, बस अपने विवेक का प्रयोग कीजिए, और जो सही लगे उसको सही बोलिए, और जो गलत लगे उसको गलत बोलिए। दूसरा अगर अपने विचार रख रहा है और आपके विचार अलग हैं, तो दूसरे के विचारों की भी रक्षा कीजिए, उसका भी सम्मान कीजिए, उसको भी अपने विचार रखने का अधिकार है। उससे नफरत मत कीजिए। नफरत का माहौल है अभी चारों तरफ। बाहर निकलेंगे, गाड़ी का हॉर्न बजाएंगे तो 2 आदमी उतर के आ जाएंगे, लड़ाई करने लग जाएंगे। ये समाज कहाँ जा रहा है? और इसके पीछे मुझे जो है ना एक चीज़ लगती है, वो ये कि हमारी शिक्षा व्यवस्था कोलैप्स हो गई है। और कोलैप्स का मतलब, मैं शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ हूँ, तो इसका मतलब मेरी नौकरी पे मत लीजिएगा इसको, नौकरी से कोई लेना देना नहीं है। मैं अपना 100% कर रहा हूँ, पर मेरा जो विज़न है वो आगे फ्यूचर में इसको बेस्ट बनाना है। ऐसा नहीं है कि मैं ये अभी इस शिक्षा व्यवस्था को बिल्कुल नकार रहा हूँ, ये अच्छी है, ठीक है, पर इसमें इम्प्रूवमेंट तभी होगा ना जब हम इसको, और इसमें कुछ कमियां हैं ढूंढेंगे, कुछ कमी निकाल कर इसको सही करेंगे, तब जाके तो ये बेस्ट बनेगी ना, अच्छी बनेगी ना। अगर मैं इस डर के मारे कि मैं नौकरी में बैठा हुआ हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और मैं शिक्षा व्यवस्था को कुछ नेगेटिव नहीं बोलूँ, तो इसमें सुधार कैसे होगा, अच्छा कैसे बनेगा? आप बताइए मुझे, क्या मैं गलत कर रहा हूँ क्या? तो ये डर रहता है, लेकिन मैं बहुत सोच समझ के इस बात को आपके सामने रख रहा हूँ कि शिक्षा व्यवस्था कोलैप्स का मतलब ये नहीं है कि बस अभी कुछ भी नहीं है। अभी है बहुत कुछ, जो भारत की एजुकेशन सिस्टम है उसमें बहुत कुछ संभावना है और अभी भी बहुत अच्छी है। लेकिन इसको बेस्ट बनाने के लिए हमें इसके अंदर की जो कमियां हैं, एक लेखक, एक शिक्षक अपने छात्र की कमियों को देखता है और उसके बाद उनको दूर करता है। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं लेखक भी हूँ और मैं शिक्षक भी हूँ, और दोनों पे मुझे गर्व है। और इससे तीसरा सौभाग्य ये है कि मैं किसान भी हूँ ये हकीकत है, खेती करता हूँ आज भी। तो ये 3 चीज़ें ना, इस पे मुझे गर्व है। तो
इन सब में सुधार करने के लिए मेरा मकसद है, किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं है, किसी को आहत करने के लिए नहीं है। ऐसे संस्कार मेरे पिताजी ने कभी दिए ही नहीं हैं, दिए नहीं जाते। संस्कार खून में आते हैं और मेरे खून में ऐसे कोई संस्कार आए नहीं हैं कि मैं किसी को नीचा दिखाऊं। बस जो है उसमें सुधार करना है और हम सभी मिलके करेंगे। अगर आम जनता में कोई प्रॉब्लम है तो आम जनता क्या जो है ना थॉट प्रोसेस है, उसमें भी अगर कुछ सुधार करने की ज़रूरत पड़ेगी तो उसमें भी सुधार करेंगे। भीड़ इकट्ठी होके, अभी मैंने घटना का जिक्र किया था ना, यहाँ पे एक विद्यालय में भीड़ इकट्ठी होके छोटी मोटी बात पे, है ना, अगर बड़ी बात भी हो ना, छोटी और बड़ी बात का कोई इशू नहीं है। हम लोकतंत्र में रहते हैं, संवैधानिक प्रक्रिया में रहते हैं। उस समय अगर 4, 5, 10 लोग, 50 लोग आ जाए और वो एक भावुक पल में भावावश मारकूट करने लग जाए तो वो 50 लोग जो मारकूट कर रहे हैं वो 50 ही लोग गुंडे हैं और हम उनको पसंद करते हैं। फिर लोकतंत्र का क्या मतलब? फिर जनता को न्याय का अधिकार दे देना चाहिए। अगर किसी स्कूल में किसी टीचर ने कुछ गलत किया है तो उसकी भी एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत न्यायिक प्रक्रिया होती है, संवैधानिक प्रक्रिया होती है, नियम होते हैं, कानून होते हैं, उसके तहत उसको उसके खिलाफ काम करना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, सीधा जाएंगे और न्याय कर देंगे। तो ये लोगों की जो मानसिकता है इसको भी बदलना पड़ेगा। तो आपको न्याय नहीं करना है जनता को, उसके लिए व्यवस्था बना रखी है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपने आसपास का माहौल ठीक करना है। अगर कहीं गलत हो रहा है तो इसका मतलब सब गलत नहीं है। नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना है, नकारात्मकता से सकारात्मकता की तरफ बढ़ना है, ये काम करना है हमें। और फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करूँगा। अगली वीडियो में हम और किसी टॉपिक पर, किसी मुद्दे पे बात करेंगे। कोई भी बात मेरी अगर आपको बुरी लगी हो तो ये सिर्फ मेरी एक डिजिटल डायरी है, पर्सनल डायरी है, जिसमें मैं अपने विचारों को संधारित कर रहा हूँ, सुरक्षित कर रहा हूँ। क्योंकि आज मेरे कुछ विचार हैं, हो सकता है कल को कुछ और विचार आए, हो सकता है मेरे विचारों में परिवर्तन आए। तो ये डायरी, ये जो चैनल है, ये मेरा सेल्फ मेजरमेंट है। चैनल का नाम क्या रखा है? सेल्फ इम्प्रूवमेंट। सेल्फ इम्प्रूवमेंट तभी होगा ना जब मैं आज अपने विचार रखूँगा, कल उससे और बेहतर विचार मेरे अंदर आएंगे, तभी तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट होगा। और उसके लिए मुझे अपने आज के विचार तो रखने होंगे। तो आज के विचार मैं रखूँगा तभी जाके कल आने वाले कल के विचार मैं आप लोगों के सामने रख पाऊँगा और उनका एनालिसिस कर पाऊँगा। तो सिर्फ इतना मानिए कि ये मेरा चैनल सिर्फ मेरी एक पर्सनल डिजिटल डायरी है और आप लोगों से शेयर इसलिए कर रखी है, इसको पब्लिकली इसलिए कर रखी है कि भाई मेरे विचार रखने का अधिकार है। तो दूसरे लोग मेरे विचार चाहे तो आके मेरे घर क्या है, मेरा यूट्यूब चैनल मेरा घर है, तो वहाँ आके आप लोग मेरे विचार जान सकते हैं। और अगर आपको मेरे विचार पसंद नहीं हैं तो आप मेरे घर यानी कि मेरे यूट्यूब चैनल पर मत आइए। आप अपने घर यानी कि अपने डिजिटल युग में मस्त रहिए, यही तो मेरी प्रार्थना है। तो फिलहाल के लिए मुझे प्रेम शंकर गुर्जर को अनुमति दीजिए। धन्यवाद।